हैं और शिक्षा में रंगमंच के महत्व पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सुशील पालावत जी और डॉक्टर योगेंद्र अग्रवाल जी। मैं आभारी हूँ केशव गुप्ता जी का कि विश्व रंगमंच दिवस पर जहाँ रंगकर्मियों को इकट्ठा कर कर इसकी दशा और दिशा के बारे में बातचीत करने का जो काम केंद्रों को करना चाहिए था, रंगमंच को, जवाहर केंद्र को, वो केशव जी ने किया है। भले छोटे स्तर पर है लेकिन उनका ये सराहनीय कदम है, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा रेपर्टरी के मैनेजर अभिषेक मुखर्जी जी हमारे साथ में आए हैं, बैठे हैं। संख्या बहुत अधिक नहीं है लेकिन संख्या की परवाह नहीं करनी है हमें। हम जिस काम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस पर बातचीत करनी है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा सुध जी की आप थोड़ा बताइए कि शिक्षा में रंगमंच का जो महत्व है उसके बारे में हम काफ़ी सालों से बात करते हुए चले आए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसके क्या तरीके हैं या उसके लिए हम क्या करें कि इस महत्व को हम पेरेंट्स तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ और उस बात को समझें कि हाँ भाई बच्चों में इससे किस तरह से बौद्धिक विकास होता है, रचनात्मक विकास होता है, या उनके जीवन के लिए किस तरह से उपयोगी है। थोड़ा इस पर अपने विचार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यूनिवर्सल थिएटर एकेडमी, केशव गुप्ता जी और नाट्यगुलम संस्था जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। वैसे तो रंगमंच और शिक्षण इसकी बात तो हमेशा हो रही है, बहुत सालों से होती जा रही है और हम देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है, लेकिन बात है उस गंभीरता से लेने के बाद में उसे इम्प्लीमेंट करने की। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार लगातार इस कोशिश में है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी से जल्दी हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें। राजस्थान में रंगमंच की जो स्थितियां हैं और खास करके शिक्षण के अंदर अभी वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान में सिर्फ एक ही ऐसा विभाग है पूरे राजस्थान में जो नाटक को पढ़ा रहा है, नाट्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय। बहुत पुराना विभाग है, 1975 में उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 75 से लेकर 2025 तक इतने सालों में 50 साल का टाइम हो गया। 50 सालों में हम ना तो किसी राजस्थान के और सरकारी विश्वविद्यालय के अंदर कोई विभाग खुला है, ना कॉलेजों में, ना यूपीएससी ने इस चीज़ पर ध्यान दिया है। हालांकि म्यूजिक, ड्राइंग एंड पेंटिंग ये चीज़ें जो है, ये सब्जेक्ट हैं आर्ट के रूप में, परफॉर्मिंग आर्ट में ऐसा रवैया क्यों है सरकारों का? और मैं कई बार ये चीज़ कहता हूँ और लोगों को बहुत अजीब लगता है, स्वयं रंगकर्मियों का भी, कि इसके पीछे के कारणों को ढूंढने की आवश्यकता है। फिर जब हम स्कूल शिक्षा पर आते हैं तो राजस्थान के साथ एक बात यह है कि रंगकर्म जो जिस तरीके का रंगकर्म हम लोग करते हैं वो हमारे उस तरह से कल्चर का पार्ट नहीं है जिसे हम कहते हैं संस्कृति का हिस्सा होना, जैसा महाराष्ट्र में या बंगाल में या और दूसरी जगहों पर है। उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है और डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको कहा 50 साल में हम विभाग ही नहीं बना पाए। राजस्थान में अगर 10 सरकारी विश्वविद्यालय आज के टाइम में हैं, अब तो और भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सिर्फ एक विभाग में साल में 20 बच्चे पास आउट होते हैं सिर्फ एमए करके। तो हम फिर उन 20 जनों का भी कोई रोजगार आगे उसकी व्यवस्था होना, बहुत सारी चीजें, अगर हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए बच्चों को इस कल्चर को डेवलप करेंगे तो आपको टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग नेट, आपने भी नेट करी है, आपने नेट पीएचडी करी है, हम सब लोग आप एमए करके आए सब लोग। तो स्कूल शिक्षा में मुझे ऐसा लगता है जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को एक ऑप्शन के रूप में बच्चों को चौथी क्लास 5वीं क्लास के बाद में दे दिया जाता है कि कोई बैडमिंटन खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई शूटिंग करना चाहता है। आपने देखा होगा आजकल सभी बड़ी स्कूलों में ऐसा है, लेकिन इस एक्टिविटी को एज ए कैरियर नहीं मान के
हम मानते सिर्फ एक हॉबी मान लेते हैं, थिएटर है, म्यूजिक है, इसको हॉबी है, किसी बच्चे का शौक होगा तो वो आगे काम कर लेगा। लेकिन जब बच्चे को स्पोर्ट्स में स्कूल वाले भेजते हैं तो वो प्रॉपर उसकी टीम बनती है स्कूल्स की। फिर वो जब 10th 11th 12th में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो आगे खेलने भी जाते हैं, तो धीरे धीरे उनको एक एक्सपोजर मिलता है, उन्हें पता लगता है कि हाँ इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। और आज के टाइम में जब OTT से लेकर अपना सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर की चीज़ों को क्रिएटिव काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज से 20 साल पहले इतने ऑप्शन नहीं थे, खाली सिनेमा था या टीवी था, अब बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसमें काम करने के लिए बच्चों को कहीं ना कहीं हमें स्कूल्स के अंदर, खास करके प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट को जैसा भी आपने बताया कि 18,000 पोस्ट्स, केरला के अंदर 18,000 पोस्ट्स को सैंक्शन करवाया गया है कि केरला की हर एक सरकारी स्कूल में नाटक का एक टीचर अपॉइंटेड होगा, बाकायदा उसकी पोस्ट क्रिएट करी गई है। तो क्या हम यहाँ पर हमारे राजस्थान में या और राज्यों के अंदर ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम सबको, जैसा भी आपने कहा, हम सबको एक होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें तो सरकार तक पहुंच नहीं पाती। हम हर चीज को सरकार को हम दोष तो दे देते हैं, लेकिन क्या हम सारी चीजें सरकार तक पहुंचा पा रहे हैं और क्या उस तरीके से पहुंचा पा रहे हैं? अगर हम उनको बताएंगे, मैं अभी पिछले कुछ टाइम पहले मेरी एक बड़े सरकारी अधिकारी से बात हुई थी इस मुद्दे पर, तो मैंने उन्हें कहा कि बिहार के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कल्चरल ऑफिसर होता है, तो क्या हम यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकते राजस्थान के अंदर? तो उन्होंने कहा यार हमें तो पता ही नहीं ये बात। राजस्थान सरकार के एक बड़े अधिकारी ने उनको फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप उसको मुझे डिटेल्स ला के दो, तो मैं कोशिश करूंगा इसको आगे पहुंचाने की, और CM साहब से हम कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाटक से एजुकेटेड हैं। तो नाटक का आदमी या परफॉर्मिंग आर्ट्स का आदमी ये काम कर सकता है, और उन सीटों को रिजर्व किया जाए कि यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो वो बाकायदा जिला अधिकारी के रूप में, वो कल्चरल अधिकारी, चाहे वो यूथ फेस्टिवल, जो सरकार के सारे दुनिया भर के काम होते हैं सरकार के कल्चर से रिलेटेड, तो उनको वो काम करें और सरकार उसको आगे बढ़ाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये सारा का सारा मुझे बना के दो, तो मैंने उनको डिटेल्स दी हैं, अभी शायद 1-1.5 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि मार्च के बाद में एक बार आप आना, तो हम इसको वापस से डिस्कशन करेंगे। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ डॉक्टर योगेंद्र अग्रवाल, क्योंकि आपने PhD भी अभिनय से की है और आपने इस खास करके इस विषय पर यूरोप में भी एक पेपर की प्रस्तुति दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लव जी, आपने बात की सबसे पहले सरकारी रवैये की, और एक तरह से आपने इनडायरेक्टली हम रंगकर्मियों की उदासीनता की भी बात की कि हमें ये बात सरकार तक पहुँचानी चाहिए, कौन आगे आएगा, कौन लोगों को आपस में जोड़ेगा और इस बात को सरकार तक, जैसे कि आपने केरला का उदाहरण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर योगेंद्र अग्रवाल जी भी बैठे हुए हैं और इन्होंने इस विषय पर काफ़ी काम किया है, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आग्रह करूँगा अग्रवाल साहब से कि आप बाल शिक्षा में रंगमंच से संबंधित जो भी आपने काम किया है उसका अनुभव हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि रंगमंच जितना शिक्षा में ज़रूरत है, वैसे ही जैसे जीवन के अंदर हम बाकी चीज़ें स्कूल से सीखते हैं ना जीवन चलाने के लिए, आपको ज़रूरी नहीं कि आप मैथ्स पढ़ के इंजीनियर बनोगे। आप मैथ्स बेसिक चीज़ जीने के लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए, साइंस आनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए। ऐसे ही आप रंगमंच की शिक्षा लेके जरूरी नहीं कि आप रंगकर्मी बनो या आप आर्टिस्ट बनो। आपको अच्छा एक इंसान बनने के लिए, एक नागरिक बनने के लिए सोशल जो स्ट्रक्चर बना हुआ हमारे देश का, उसमें अब अपनी जो भूमिका है उसको निभाने के लिए भी आपको रंगमंच की शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरे ख्याल से इससे कोई ज़रूरी नहीं कि आप करियर एक अलग ऑप्शन है, वो रंगमंच को करियर बनाने वाले बहुत कम लोग हैं या जो भी हैं, कोई अलग बात है। लेकिन स्कूल के अंदर हर क्लास में बच्चे होते हैं, उनको बेसिक रंगमंच से जोड़ के आप उनके कई सारे डाइवर्शन
आप कर सकते हो, उनको कई सारे डायमेंशन दे सकते हो ज़िंदगी के बारे में। वैसे आजकल बच्चों को एक्सपोजर मिलने लग गया है। हमारे टाइम की बात अलग थी स्कूलों में, अब स्कूलों का सिस्टम बदल गया, पढ़ाई का लेवल चेंज हो गया, स्मार्ट क्लासरूम आ गए हैं, बच्चों के पास फ़ोन आ गए हैं, तो एक्सपोजर उनके पास ऑप्शन है कई सारी चीज़ें। पहले हम छोटे थे तो हमारे पास ये सब ऑप्शन नहीं होते थे, हमारे पास हमारे घर वाले हमें दूसरी चीज़ें करने भी नहीं देते थे। उनको भी नहीं पता था कि स्पोर्ट्स में जाएगा तो बच्चा कुछ सीखेगा, उनको पता है स्कूल जाओ पढ़ो, कुछ सीख पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी तो ठीक हो जाएगा। अब बच्चों के पास एक्सपोजर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है कि थिएटर सीखने से दूसरी चीज़ें वो सीखता है, जो टीम है, टीम के साथ काम करने का है, और जनरल जो एटिकेट्स होते हैं जनरल सोसाइटी में जीने के लिए, वो उसके लिए भी रंगमंच की शिक्षा बहुत ज़रूरी है स्कूलों के अंदर। उनके साथ अच्छा खासा काम किया है, सीखा भी है, करता भी हूँ, अभी उन्हीं के साथ करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्कूल में या कॉलेज में थिएटर को ऑप्शन, या जैसे हिंदी इंग्लिश को आप कंपलसरी पढ़ाते हो, वैसे कंपलसरी के तौर पे पढ़ाना चाहिए कम से कम, ताकि उनका अलग तरीके से डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद अडवाणी जी। हमारे साथ में जो हमारे ही क्षेत्र के, हमारे जयपुर रंगमंच क्षेत्र के जो मेधावी रंगकर्मी अभिषेक मुद्रा जी बैठे हुए हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि क्योंकि वो ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि जो एशिया का सबसे बड़ा नाटक प्रशिक्षण केंद्र भी है, और वो वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पर है। तो एक तो मैं ये चाहूँगा कि अभिषेक जी, जो हमारा जो ये मुद्दा ही कहूँगा, जैसे समस्या ही कहूँगा कि हमारे यहाँ रंगमंच में जो समस्या है, जो मुद्दा है, उसमें वो अपनी किस तरह से उसके समाधान में किस तरह से अपनी भागीदारी दे सकते हैं वहाँ रहते हुए। दूसरा, मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए और इस विषय पर अपना भी कुछ पक्ष रखें, तो आभारी रहूँगा। आइए। अभिषेक मुद्गल जी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया केशव गुप्ता जी और यूनिवर्सल थिएटर अकेडमी, जो वर्ल्ड थिएटर डे के ओकेजन पे आपने बहुत ही सुंदर ये सेमिनार रखा है, और मैं इसका पार्ट बना। जयपुर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनका पार्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली रहने की वजह से अब नहीं बन पाता। बहुत अच्छा डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है, और कॉलेज शिक्षा में और स्कूल शिक्षा में दोनों में ही जब तक रंगमंच हम नहीं लेके आएंगे, ना हमारी ऑडियंस बिल्डअप हो पाएगी, ना हमारे आर्टिस्ट बिल्डअप हो पाएंगे, और ना हम इस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे। हम सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि जो चीज़ें हमें बचपन से एजुकेशन में सिखाई जाती हैं या कॉलेज में सिखाई जाती है, वो हमारे मानस पटल पर सबसे लंबे समय तक रहती है, क्योंकि वो हमारा स्कूलिंग है, हमारी विद्या है, और वहीं से रंगमंच गायब है। तो हम ये एक्सपेक्ट कैसे करें कि हमारे ऑडिटोरियम्स भरे हुए हों, हमारे ऑडियंस हमारे पास हो, लोग थिएटर को समझें और लोग थिएटर के लिए काम भी करें। तो मुझे सबसे पहले लगता है कि जो कि राजीव भैया ने शुरू में कहा भी कि हमको बाकी सब चीज़ें भुला करके, आपस के जितने मतभेद हैं सब छोड़ करके हमें सबको इस चीज़ पे रखना चाहिए कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन सेक्रेटरी से मिले और उनको बोले कि सर, एक सब्जेक्ट थिएटर का आप CBSE में अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम राजस्थान बोर्ड में आप स्टार्ट कराइए, कम से कम स्टेट बोर्ड से आप थिएटर का एक सब्जेक्ट जो है शुरू करवाइए, जिससे कि हमारे लोगों को इस बारे में पता लग सके। सेकेंडली, आप इसकी पोस्ट क्रिएट कीजिए। आप मत केरला की तरह 18,000 पोस्ट निकालिए, आप 18 पोस्ट निकालिए, कम से कम उसका रेफरेंस मिलेगा। जो बड़े स्कूल से जहाँ की आबादी 3,000 5,000 बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं बड़े सरकारी स्कूलों में, वहाँ पर एक एक्टिविटी इंचार्ज के नाम पर आप थिएटर का टीचर रखिए और उसका काम देखिए। अगर वो पायलट आपको अच्छा लगता है, उसका काम अच्छा लगता है, तो आगे और पोस्ट निकालिए इस तरीके की। क्योंकि मुझे ये पक्का पता है कि थिएटर का आदमी अगर टीचर बनके गवर्नमेंट स्कूल में भी जाएगा तो वो सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, और 10 काम करेगा, और चीज़ें निकालेगा, और वर्कशॉप लेकर के आएगा, और कोलैबोरेशन करेगा। और ये बात, इसकी रिपोर्ट जब ऊपर तक जाएगी तब उनको लगेगा कि यार इस एक आदमी ने इतने सारी चीज़ें हमारी जो है वो सॉर्टेड कर दी। तो ऐसे लोगों का स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पायलट्स लगना स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि UGC की नई नीति में उन्होंने ये बोला कि जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उनमें परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिपार्टमेंट होना कंपलसरी कर दिया कि कोई भी बच्चा
अगर इंजीनियरिंग के, MBA के किसी भी साल में वो चाहे कि नहीं मैं अब अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूँ, मुझे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आ रही है, अब मैं गिटार में MA करना चाहता हूँ या म्यूजिक में MA करना चाहता हूँ, तो उसको ये पूरा इंडिपेंडेंस मिलेगी, उसको पूरा अधिकार रहेगा कि वो अपना कोर्स चेंज कर सकता है और वहाँ से अपना स्कूलिंग कर सकता है। तो जब UGC लेवल की चीज़ें, कॉलेज लेवल की चीज़ें बच्चों के मेंटल स्टेट को लेकर के, चीज़ों को लेकर के इतना सोच रही हैं, इतना बात कर रही हैं, तो हम स्कूल से तो उसको कम से कम शुरू कर ही सकते हैं। और हम लोग अभी NSD से भी ये चीज़ कर रहे हैं, NCERT को रिपोर्ट्स जा रही हैं, मैसेज भी जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके अंदर कि हम ये उनको बोलेंगे टाई कंपनी की तरफ से कि जितनी भी CBSE के स्कूल्स हैं उनमें ये वापस से जो है, जो वो पहले कंपल्सरी नहीं, एक ऐच्छिक विषय के रूप में थिएटर को रखा गया था, वापस से उसको स्टार्ट करें, इसके लेटर्स और इसकी चीज़ें कई बार अभी जा भी रही हैं NSD की तरफ से, और शायद थोड़े टाइम में इसकी कमेटी बन करके और ये चीज़ CBSE में वापस शुरू भी हो। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बस ये कहना चाहता हूँ कि हम स्टेट की तरफ से भी RBSC बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए एजुकेशन सेक्रेटरी को लिखें इसके बारे में कि सर प्लीज़ आप इसको स्टार्ट करें, एटलीस्ट 5th क्लास के बाद इसको स्टार्ट करें, और आप पायलट के तौर पर चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पर रखें, आप एक बार कैसे भी कुछ करके आप थिएटर टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल में लगाना स्टार्ट करें। और मुझे पक्का पता है कि जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होती है वो धीरे 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 करके अपने आप सरकार के अंदर परमानेंट और उसके बाद में उसकी वैकेंसी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसको उससे पहले हमें अपने से उठकर सोचना पड़ेगा, हमको ये भूलना पड़ेगा कि यार ये जो 18 लोग लगेंगे हो सकता है हमारे अगल बगल वाले हो और मेरी नहीं लगे इसके अंदर। ये हमें भूलना पड़ेगा कि ठीक है मेरी नौकरी तो नहीं लगी, लेकिन जिन 18 की लगी है उनके दम के ऊपर शायद 1800 लोग और जो है वो उसमें लग सकते हैं। बस धन्यवाद, यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मैं दर्शक दीर्घा से आप सभी रंगकर्म करने वाले या रंगमंच विधा के विद्वानों से एक सवाल करना चाह रहा था कि आज की सेमिनार का जो मुख्य विषय है वो ये है कि स्कूल कॉलेज शिक्षा में रंगमंच शिक्षा की उपयोगिता। आप सभी को सुनने के बाद वो कहीं न कहीं उपयोगिता अभी तक मिसिंग है। उसकी उपयोगिता पे भी अगर आप प्रकाश डालेंगे तो ठीक रहेगा। उसके लिए क्या करना है वो सब तो बताया, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, किस वर्ग को फ़ायदा होगा, और हमारे जो जीवन में या आम आदमी के जीवन में उसकी क्या उपयोगिता, क्या परिवर्तन आएगा रंगमंच को आगे बढ़ाने से, ताकि उसकी शिक्षा स्कूल कॉलेज से मिले आम आदमी को। उसकी उपयोगिता पे भी अगर आप प्रकाश डालेंगे तो मैं समझूंगा ठीक रहेगा। सर अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने पहली ही लाइन में उपयोगिता पहले बताई थी, बाद में उसका मैंने यूज बताया। मैंने पहली लाइन में ये उपयोगिता बताई थी कि जब जैसे ही स्कूलों में रंगमंच आना शुरू हो जाएगा हमारे ऑडिटोरियम खाली मिलेंगे ही नहीं आपको। विद्या जो है, जब आप बच्चे को 5वीं क्लास से बताओगे बेटा रंगमंच एक चीज होती है और ये सिर्फ फिल्म में जाने का माध्यम नहीं है, पूरी विधा है। जैसे भरतनाट्यम होती है, कथक होती है। एक बच्चा 8 साल भरतनाट्यम सीख करके 90 साल में आरंगेट्रम करता है, तब जाकर के वो परफॉर्मेंस देने लायक होता है, तब वो अपने गुरु से परमिशन लेता है। जब वो बच्चा 5वीं क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक रंगमंच सीखेगा, पढ़ेगा, सारी चीजें करेगा, मैं मान ही नहीं सकता कि वो नौकरी में जाने के बाद में या किसी भी जगह बिजनेस भी करने के बाद में रंगमंच उसके मानस पटल ऊपर नहीं रहेगा। वो नाटक देखने आएगा, पक्का आएगा, सपोर्ट करेगा। अगर किसी अच्छी पोस्ट पे बैठा होगा, IAS ऑफिसर बन जाएगा, तो उसको पता होगा कि मैंने 8 साल स्कूल के अंदर थिएटर किया है, थिएटर की क्या हिस्ट्री है, किन किन लोगों ने स्ट्रगल करके थिएटर को जिंदा बचा के रखा है। तो अगर आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी हूँ या डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, तो यार मुझे आर्ट एंड कल्चर के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने 7th क्लास में पढ़ा था कि भैया इतने इतने रुपए में नाटक होता था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये चीजें की थी। तो उपयोगिता तो इतनी सारी है कि हम पूरी रात भी बात करते रहेंगे ना तो कम पड़ जाएगी इससे। जैसा कि शुरुआत में योगेंद्र भैया ने भी बोला था कि रंगमंच को पढ़ाने से, उनकी बात बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बिल्कुल ठीक कहा था कि ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि स्टूडेंट जो साइंस से पढ़ रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही कारण था कि इवन उन्होंने ये कहा है कि चाहे मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा ना तो वहाँ पे भी आप परफॉर्मिंग आर्ट्स या फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स लेके हो, क्योंकि वो बच्चा जो है वो एक अपनी टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कल्चर से जोड़ना, समाज से जोड़ना, साहित्य से जोड़ना और हमारे जो जीवन में जो चीजें चल रही है वो चीज रंगमंच सिखाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये जो उन्होंने बोली थी ये उपयोगिता है। फिर अभिषेक ने बोला कि ऑडियंस, आज फॉर एग्जाम्पल जब 5वीं क्लास से बच्चा 8वीं क्लास तक क्रिकेट खेलता है ना रोज स्कूल में, तो वो क्रिकेट के मैच को अलग तरीके से देखता है।
एक आम ऑडियंस के तौर पे नहीं देखता वो, क्योंकि वो उसकी छोटी छोटी टेक्निकल चीजें समझने लग जाता है। ऐसे ही जब कोई बच्चा म्यूजिक सीखता है, वो गिटार बजाता है, तो वो किसी भी चलते हुए गाने में वो गिटार को पकड़ लेता है कि हाँ यार उसने गिटार में ऐसे बज रहा है ये। ऐसे ही रंगमंच जब हम बच्चों को करवाएंगे तो वो फिर वो अगर वो फिल्म भी देखेगा बच्चा, तो एटलीस्ट उसको पता होगा कि एक्टिंग, ये जो एक्टर है ये किस तरीके से कर रहा है, हमने कैसे सीखा है, मुझे भी ये चीज़ सिखाई गई थी, रोना कैसे, हंसना कैसे, ये सब चीज़ें। और रंगमंच में ऑडियंस, जो एक सबसे बड़ा सवाल है खास करके नॉर्थ इंडिया के अंदर, क्योंकि आज जयपुर की हम बात कर लेते हैं, हमें इतने साल हो गए, हम सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं कम से कम सबको 15-20 साल सब लोगों को हो चुके हैं मिनिमम। तो आज भी हम जब एक अननोन आदमी से बोलते हैं थिएटर, तो वो उसका रिस्पांस ऐसा होता है कि थिएटर क्या होता है। फिर स्कूल के अंदर ड्राइंग एंड पेंटिंग राजस्थान बोर्ड में भी चलती है, तो ड्राइंग एंड पेंटिंग चल सकती है तो थिएटर भी चल सकता है। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग वो इसलिए नहीं सिखा, वो योगेंद्र मैंने सही कहा था कि वो इसलिए नहीं सिखाई जा रही कि वो उसको पेंटर ही बनाना है आगे जाके, लेकिन एटलीस्ट उसको वो उस चीज की नॉलेज, उस आर्ट की उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो वो उसके जीवन में अवश्य कहीं ना कहीं काम में आएगी। तो ये चीज थिएटर के साथ है। और ऑडियंस अगर हमको मिल जाएगी तो जिस दिन अगर एनी टाइम हमारे प्ले देखने के लिए 200-250 की ऑडियंस अवेलेबल होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि नाटक अपने पैरों पे खड़ा तभी हो सकता है जब ऑडियंस होगी। और दिल्ली में है, और दिल्ली में प्रोडक्शन जब चलेंगे, अभी जो हम प्रोडक्शन करते हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड कई बार हम भी कैजुअल ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है 10 लोग आएंगे या सारे जानकार देख रहे हैं। लेकिन जब नई ऑडियंस आएगी, जब ऑडियंस देखता है, एक्टर को क्या चाहिए होता है, जब वो स्टेज पर होता है ना, उसको सिर्फ सामने ऑडियंस चाहिए होती है। तो जब अच्छी ऑडियंस होती है ना, तो वो और अच्छे से काम करता है, उसके प्रोडक्शन की वैल्यू बन जाती है, स्टैंडर्ड बनाता है, वो और अच्छा करता है, कोशिश करता है कि जितना मैंने छोड़ा इससे अगला शो में इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ। तो अच्छी ऑडियंस तो चाहिए ही चाहिए। आप थिएटर से कितना कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, वो जब आप स्टेज पे खड़े होते हो ना, तब वो एक्टर के दिमाग में वो चीज़ नहीं होती। वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब वो वहाँ होता है उसको चाहिए होता है कि मैं आज की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी करूँगा। लेकिन अगर वो सामने ऑडियंस नहीं देखता तो उसका कॉन्फिडेंस पहले मिनट में डाउन हो जाता है। तो एक अच्छी ऑडियंस के लिए भी ये ज़रूरी है कि और ऑडियंस वो सही है, अभिषेक ने सही कहा कि वो जब सीखेगा बच्चा, देखेगा, तो वो ऑडियंस बनेगा ही बनेगा। ऑडियंस बनेगा, प्रमोटर बनेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एनएसडी की पूर्व निदेशिका है अनुराधा कपूर। वो एनएसडी से नहीं है, एनएसडी ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन एनएसडी के पास में एक मॉडर्न स्कूल है। मॉडर्न स्कूल में वो पढ़ती थी और वहाँ वो नाटक करती भी थी, देखती भी थी। वो उन्होंने खुद के अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने सिर्फ मॉडर्न स्कूल में नाटक करवाने की वजह से मेरा थिएटर में इंटरेस्ट पैदा हुआ। बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के वो लेडी एनएसडी की डायरेक्टर तक बनी, और उसके बाद उन्होंने जो भी चीज़ें किया, तो वो क्योंकि स्कूल से उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा हुई कि थिएटर ये चीज़ है, जब आप प्लेस करेंगे तो इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हमारे यहाँ उनको बताया नहीं जा रहा है बच्चों को कि थिएटर नाम की कोई चीज़ भी है, बेटा आप थिएटर कर भी सकते हो, इसमें कोई करियर भी है, या इसमें आगे जाके कुछ बन भी सकते हो। इस तरह की कोई अवेयरनेस ही नहीं अभी तक हम लोग शुरू कर पाए। रंगमंच बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायक होता है। रंगमंच बच्चों में सामाजिक सरोकार को पैदा करता है। रंगमंच कुछ करे ना करे संस्कार सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा यूनिवर्सल थिएटर एकेडमी के सचिव केशव गुप्ता जी को कि वो आए और कार्यक्रम का समापन करें। नमस्कार, मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सुशील राजीव मिश्रा जी का, डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता का, अभिषेक भाई का कि वो लास्ट मोमेंट पे आए और ज्वाइन किया हमें। तो शिवरात्रि, शब खैर।